नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। आज की बात की शुरुआत करते हैं ज्ञान वापी केस पर। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, जहां श्रृंगार गौरी ज्ञान वापी में कल से सर्वे का काम होना है। कल सुबह 8 बजे से सर्वे शुरू हो सकता है, सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है। आज की अगर बात करें तो सिर्फ कागजी कार्रवाई का दिन होगा, सूत्र कह रहे हैं। संबंधित अधिकारियों को भी कोर्ट के पेपर भेजे जाएंगे। तो कल देखिए, ये बड़ा फैसला आया। इसके बाद से इस फैसले के आगे की जो कार्रवाई है वो आज कागजी बताई जा रही है और कल से सुबह 8 बजे से सर्वे का काम शुरू हो सकता है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फैसला आने के बाद आज का दिन सिर्फ कागजी कार्रवाई से जुड़ा होगा। संबंधित अधिकारियों को कोर्ट के पेपर भेजे जाएंगे और उसके बाद कल सुबह 8 बजे से सर्वे शुरू हो सकता है। सूत्रों से बड़ी जानकारी। तो ज्ञान वापी मामले में पूरी अपडेट क्या है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, आज का दिन सिर्फ कागजी कार्रवाई के नाम होगा, पेपर वर्क होगा बस। कल से सर्वे का काम शुरू हो सकता है, ये बेहद अहम होगा और नए सिरे से सर्वे शुरू होगा, ये भी जानिए आप। रोजाना सुबह 8 से 12 का ये वक्त है, तय होगा जब सर्वे का काम होगा और 17 मई तक की डेडलाइन है जब ये सर्वे की रिपोर्ट तैयार करनी ही होगी। एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्र ही रहेंगे, यानी कमिश्नर बदले नहीं गए हैं, जिसके लिए बड़े मामले को हमने देखा था। और कमिश्नर कभी भी फोटोग्राफी के लिए स्वतंत्र होंगे। विशाल सिंह स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं, ये भी अहम है। और अजय प्रताप सिंह सहायक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं, यानी कुल 3 कमिश्नरों की ये टीम हो गई है जो सर्वे का पूरा काम करेगी। इसके अलावा कोई बाहरी व्यक्ति सर्वे में मौजूद नहीं होगा, ये भी बड़ी खबर है। और रुकावट पैदा करने वालों पर एफआईआर दर्ज होगी, क्योंकि ये पूरा मामला कोर्ट के आदेश पर चल रहा है, तो रुकावट आप नहीं डाल सकते। ज्ञान वापी का जो तहखाना है, इसका ताला भी खोला जाएगा, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंच रहा है। और जिला प्रशासन को ताला तोड़ने का अधिकार मिला है। पहले तो ताले की चाबी मांगी जाएगी, अगर चाबी नहीं मिलती है तो जिला प्रशासन ताला तोड़ भी सकता है। तो बहुत क्लियर कट गाइडलाइन आ चुकी है और किस तरीके से इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी नीतीश का रुख करते हैं। नीतीश, जरा समझाइए कि अब तो एक-एक लाइन लिख दी गई है, एक-एक शब्द लिख दिया गया है, अब तो नहीं कोई कहेगा कि यहां जाएं वहां न जाएं, कोर्ट का ऑर्डर दिखाएं। जी स्नेहलता, इस बार जो कोर्ट का ऑर्डर है वो हर स्तर पर पूरी तरह से स्पष्ट है। और इस बार जिस तरह से पिछले सर्वे के दौरान ऐसी स्थितियां पैदा हो गई, सर्वे की टीम जब वहां पर ज्ञान वापी परिसर में पहुंचती है तो उसके बाद जो प्रतिवादी पक्ष है वो साफ तौर पे ये कहता है कि हमें एक ऑर्डर दिखाइए। और जो वादी पक्ष है उसका ये आरोप था कि प्रशासनिक टीम के पास जब हम पहुंचे तो उन्होंने भी कहा कि कोई स्पेसिफिक ऑर्डर लेकर आइए। अगर बैरिकेटिंग के भीतर प्रवेश करना है तो बैरिकेटिंग के भीतर प्रवेश का लिखा हुआ ऑर्डर हमें चाहिए, तब हम इसका पालन करा पाएंगे। तो इस बार कोर्ट ने हर स्तर पर आदेश दे दिया है। अगर बात कर लें, कुछ बिंदुओं का भी जिक्र मैं कर दूं कि जब आप वहां पर सर्वे कर रहे होंगे तो उस दौरान संख्या कितनी निर्धारित होगी, कौन कौन से अधिकारी होंगे और किस स्तर के अधिकारी इस सर्वे के दौरान मौजूद होंगे, ये भी पूरी तरह से क्लियर हो गया है। तीसरा जो सबसे बड़ा है कि जब तहखाने की चाबी आप खुलवा रहे होंगे और अगर कहीं ताला नहीं खुला तो ताला तोड़कर सर्वे की कार्रवाई को पूरा कराया जाए। यानी अब हर स्तर पर सर्वे कहीं भी रुकता हुआ नजर नहीं आएगा, सर्वे को पूरा कराना है और पूरा कराकर जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है उनके यहाँ रिपोर्ट सौंपी जानी है। तो आज आपको बता दें, आज की प्रक्रिया कागजी प्रक्रिया का आज दिन है और 11 बजे के बाद वादी पक्ष के अधिवक्ता यहाँ पहुंचेंगे और इसके साथ जो भी संबंधी अधिकारी हैं, चाहे वो मंदिर प्रशासन से जुड़े हों, वाराणसी कमिश्नरेट से जुड़े हों, वाराणसी जिला प्रशासन से जुड़े हों, इन सारे अधिकारियों को पत्र भेजे जाएंगे और न्यायालयिक कार्य की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा स्नेहलता, एक और चीज़ बता दूं, जब ये सर्वे, जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल ये सर्वे किया जा सकता है और जब ये सर्वे किया जाएगा उस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने चाहिए, क्योंकि पिछली बार के सर्वे के दौरान जिस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई थी, भारी संख्या में भीड़ वहां हो गई थी। और इतना ही नहीं, जो वादी पक्ष है उसका यह आरोप था कि कुछ लोग जुमे के दिन मस्जिद में घुसे और घुसने के बाद वो बाहर नहीं निकले। तो ऐसी स्थिति में कहीं
माहौल खराब ना हो इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। तो ये सारे कार्य आज कागजों के माध्यम से किए जाएंगे और आज जब कार्य पूरे हो जाएंगे तो कल सर्वे की प्रक्रिया को निभाया जाएगा। बिल्कुल नीतीश, तो आज पूरा कागजी कार्रवाई किया जाएगा और कल पूरी तैयारी रहेगी ताकि ये सर्वे का काम सुचारू रूप से हो पाए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीएम योगी की। आज सीएम योगी वाराणसी आने वाले हैं। उनका 2 दिन का ये काशी का दौरा है। यहाँ जंगमबाड़ी और डीएवी कॉलेज में कार्यक्रम है जहां वो शिरकत करने वाले। इसके साथ ही आपको बताएं, सीएम सर्किट हाउस और कमिश्नरी सभागार में अधिकारियों के साथ कई मुद्दे पर बैठक भी करेंगे। आज सीएम विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे और सीएम काशी में रात्रि विश्राम भी करेंगे। बाबा विश्वनाथ के दर्शन वो हमेशा करते आए हैं, उससे जुड़ी भी तस्वीरें आएंगी, हम आप तक पहुंचाएंगे। तो पूरा कार्यक्रम है क्या सीएम योगी का, चलिए ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए 2 दिन का ये दौरा है कुल सीएम का, जहां जंगमबाड़ी मठ के धार्मिक कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे, वो हिस्सा लेंगे। इसके अलावा डीएवी कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम है जिसमें चीफ गेस्ट की भूमिका में सीएम नजर आएंगे, मौजूद रहेंगे। इसके बाद सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग है, तो काशी के जनप्रतिनिधि यहां पर इकट्ठा होंगे, उनसे बातचीत होनी है। और सर्किट हाउस में भी उच्च अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और इन दोनों की अहम बैठक होनी है, मीटिंग होनी है। इसके बाद कमिश्नरी सभागार में मंडलीय समीक्षा बैठक भी होनी है और यहाँ पर सीएम की मौजूदगी रहेगी। विकास परियोजनाओं का वो निरीक्षण भी करेंगे। दशाश्वमेध घाट के टूरिज्म प्लाजा का वो निरीक्षण करेंगे और फुलवरिया 4 लेन का निरीक्षण करेंगे, ये बताया जा रहा है। और कजाकपुर में निर्माणाधीन आरओबी का भी निरीक्षण करेंगे, यानी स्थलीय निरीक्षण, यानी ग्राउंड पर जाकर के कामकाज कितना आगे बढ़ा है वो खुद देख करके आएंगे। तो मीटिंग भी है और स्थलीय निरीक्षण भी है। कुल मिलाकर के पहले बताइए कि आपने कितना कामकाज आगे बढ़ाया है और अब दिखाइए कि कितना काम जमीन पर दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों चीजें इस दौरे से तस्वीरों के रूप में निकल करके आएंगे, हम आप तक पहुंचाएंगे। देखिए ये है पूरा कार्यक्रम। गैंगस्टर यशपाल तोमर पर मेरठ पुलिस आज बड़ा एक्शन लेने वाली है। समझिए कि नोएडा के चिटहेरा में 135 बीघा जमीन है जिसे कुर्क करेगी मेरठ पुलिस। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में यह कुर्की की कार्रवाई होनी है। करीब 78 करोड़ से ज्यादा की कीमत की यह कुर्की की कार्रवाई होने वाली है। और बागपत के बरवाला का रहने वाला गैंगस्टर यशपाल तोमर और उसकी अकूत संपत्ति का आप अंदाजा लगाइए। फिलहाल उत्तराखंड की रोशनाबाद जेल में बंद है यशपाल तोमर, लेकिन कुर्की की कार्रवाई, और ये अब तक की सबसे बड़े रकम की कुर्की की कार्रवाई कही जा सकती है, क्योंकि 78 करोड़ से ज्यादा आंका जा रहा है इस जमीन की कीमत। तो छोटा मोटा एक्शन नहीं है, कुल 135 बीघा जमीन पर बुलडोजर चलने वाला है। आइए इसकी डिटेल्स लेते हैं। देखिए नोएडा के चिटहेरा में 135 बीघा जमीन पर कुर्की की कार्रवाई होगी। अरबों की जमीन पर गैंगस्टर यशपाल तोमर का कब्जा था और पहली बार इतनी बड़ी जमीन पर कुर्की की कार्रवाई होने जा रही है। और इतनी जमीन पर 4 ताजमहल बन सकते हैं। अगर गज बीघा से आप ऊपर उठ के रेफरेंस लेना चाहें तो 4 ताजमहल बनने जितनी जमीन है जिसकी कुर्की की कार्रवाई हो सकती है। इतने जमीन में 5 कुतुब मीनार बनकर के तैयार हो सकते हैं। 3 लाख लोग घर बना करके इतनी जमीन में रह सकते हैं। एक मिनी शहर बनाया जा सकता है। यशपाल तोमर इस पर कब्जा करे बैठा था, जिसपे मेरठ प्रशासन की ओर से आज कुर्की की कार्रवाई होगी। समझ सकते हैं आप कि कितनी बड़ी कार्रवाई है और ऐतिहासिक कार्रवाई कही जा सकती है, जिस पर बुलडोजर चला के कुर्की और तमाम चीजें, जो तस्वीरें निकल करके आएंगी वो तो आपके सामने रखेंगे ही, लेकिन कितना बड़ा गैंगस्टर था, किस तरीके से उसने अकूत संपत्ति बनाई थी और ये कैसे करता था, इसे भी समझते हैं ना। देखिए हनी ट्रैप से शिकार बनाता था यशपाल तोमर। हनी ट्रैप का धंधा करता था, लोगों को हनी ट्रैप में फंसाता था, ब्लैकमेल करता था और उगाही जमीन पर कब्जा, वसूली, और इसी पैसे से वो धंधा करता था जमीन खरीदने का। यानी उगाही किया, पैसे मिले, जमीन में लगाया और कई बार जमीनों पर अवैध कब्जा। यशपाल तोमर के गैंग में कई लड़कियां भी शामिल थी। हनी ट्रैप के इस पूरे काम में महिलाओं का इस्तेमाल करता था, किसानों को धमका करके उनकी जमीन पर कब्जा करता था, औने पौने दामों में किसानों की जमीन को
खरीद लेता था और अपने नौकरों के नाम पर 135 बीघा जमीन उसने करके रखी थी। यूपी उत्तराखंड में कई बीघा जमीन पर उसका कब्जा है। कई अपराधियों से यशपाल का गठजोड़ है। ये काम वो अकेले नहीं करता था। और पुलिस की 153 करोड़ की संपत्ति अभी तक तो पुलिस जब्त कर चुकी है। और यशपाल तोमर का नेटवर्क सिर्फ एक राज्य में नहीं, कई राज्यों में फैला था। इसकी गिरफ्तारी के बाद इसके नेटवर्क और इसके जुड़े हुए तार अब तक सामने आते हैं। अंदाजा लगाइए किस तरीके की कार्रवाई है और कितना बड़ा ये एक्शन है, कितना बड़ा नेक्सस और बड़ा अपराधी इस वक्त जो जेल में बंद है। और अभी हमारे सहयोगी स्पॉट पे ही मौजूद है। सनुज का रुख करते हैं और तस्वीरों में दिखाने की भी कोशिश करेंगे, हमें समझाने की भी कोशिश करेंगे कि मेरठ प्रशासन किस तरीके से यह ऐतिहासिक कार्रवाई करने के लिए तैयार है। सनुज। हाँ, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि मेरठ पुलिस प्रशासन ऐतिहासिक कार्रवाई करने के लिए तैयार है। आज 135 बीघा जमीन जो है गैंगस्टर भूमाफिया यशपाल तोमर की जो कुर्क करने की कार्रवाई है वो मेरठ पुलिस करने जा रही है। और देखिए, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहाँ भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ से ये मेरठ पुलिस लाइन की तस्वीरें हैं जहाँ QRT और देखिए एक और यहाँ पुलिस का जो वाहन है, इससे बड़ी संख्या में भारी पुलिस फोर्स यहाँ से कुछ ही देर बाद नोएडा के लिए रवाना होने वाला है। और वहाँ 135 बीघा जो जमीन है वो कुर्क की जाएगी। ये नोएडा के चितेरा में है। और अब तक की अगर बात की जाए कि देखिए, तमाम माफिया तमाम जराइम की दुनिया के जो बड़े नाम हैं उन पर लगातार बड़े एक्शन होते रहे हैं, लेकिन ये पहला ऐसा एक्शन होने जा रहा है कि जिसमें नोएडा जैसी बेशकीमती वहां पर जमीन है चितेरा में 135 बीघा जमीन को कुर्क करने की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। यशपाल तोमर एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है कि जिसका एक नेटवर्क है वो उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में फैला हुआ है। और आज ये कार्रवाई कुछ देर बाद यहां कर दी जाएगी। आप देख लीजिए, जो QRT है, क्विक रेस्पॉन्स टीम है, इसको लेकर जो पुलिस के आला अधिकारी है वो यहां से रवाना होंगे। जो परतापुर थाना इलाका है वहां से भी फोर्स रवाना होगी, ब्रह्मपुरी थाना है वहां से भी फोर्स रवाना होगी। और उसके बाद नोएडा में जाकर इस जमीन को कुर्क कर लिया जाएगा। देखिए, कई और चीजें भी, जैसे जैसे पुलिस अधिकारियों की जांच आगे बढ़ती जा रही है, तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है। ये समझाइए कि जैसे अब तक हमने कुर्की की कार्रवाई देखी थी, पोस्टर चस्पा किया जाता था, तमाम चीजें, इतनी बड़ी जमीन को कैसे मार्क करेंगे, कैसे इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देंगे? देखिए, जो पुलिस के अधिकारी हैं, हम ये बात उन्हीं से पूरी तरीके से समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसने सिंडिकेट चलाया और पुलिस के अधिकारी कैसे उस तक पहुंचे। हमारे साथ है विवेक चंद यादव है। पूरी यशपाल तोमर की जो कुंडली खंगालने का काम है वो इन्हीं ने किया है, इन्हीं की वजह से पूरी कामयाबी हाथ लगी है। इनसे हम बात कर लेते हैं। सर, बाकी आज एक बड़ी कार्रवाई, एक ऐतिहासिक कार्रवाई करने जा रहे हैं, 135 बीघा जमीन कुर्क करने जा रहे हैं। जी, ये दादरी नोएडा में चिटेरा गांव में जो गैंगस्टर आप बता रहे हैं यशपाल तोमर, उसकी करीब 135 बीघा के आसपास ज़मीन है जो उसने अपराध से अर्जित करके बनाई है। और यहाँ के मेरठ में ब्रह्मपुरी थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के तहत उसमें जो 14(1) की कार्रवाई होती है उसके अंतर्गत ये कार्रवाई होने जा रही है। अच्छा सर, क्या क्या कार्रवाई करेंगे? जैसे अब मौके पर पहुंचेंगे कुछ ही देर बाद, तो वहाँ किस तरीके से नोएडा की फोर्स भी बुलाई गई है? आप क्या और कार्रवाई करेंगे कुर्की के लिए? जी, कुर्की के लिए हमें जो नोटिस वगैरह तामील कराना होता है वो हम ऑलरेडी करा चुके हैं। इसके अलावा वहाँ पे एक बोर्ड लगाया जाता है जिसमें ये सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ये संपत्ति जो है 14(1) के अंतर्गत कुर्क की जाती है और इसका क्रय विक्रय ये प्रतिबंधित होगा और इस तरह की कार्रवाई की जाती है। अच्छा, चूंकि आपको जिम्मेदारी दी गई थी इसको पूरा मामले को करने की, ब्रह्मपुरी में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, उसके बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई आपको लग रहा है बहुत बड़ा सिंडिकेट चलाता है सर? जी, इसके जब तह में गया इसके डिटेल्स में गया तो ये पता चला कि ये जैसे एक मुकदमा ब्रह्मपुरी में जो दर्ज हुआ था 2020 में, उसमें फर्जी मुकदमा दर्ज करा के किसी के ऊपर और उसकी ज़मीन इसने हड़प ली थी। तो जब इसकी तह में गया तो पता चला कि इसने बहुत सारे लोगों के ऊपर ऐसे ही फर्जी मुकदमे दर्ज करा के, खास करके जब आप चिटहरा में, ये दादरी में जब पता करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे भोले वाले किसानों पे, किसी पे अपहरण का, किसी पे रेप का झूठा मुकदमा दर्ज करा के उनको दबाव में लेकर, उनको डरा धमका कर उनकी ज़मीनें हड़प ली हैं। और इस तरह के जो भी इसने काम किए हैं, जो भी इस तरह की संपत्तियां चिन्हित हुई हैं, कुछ पे कार्रवाई जैसे कि आज ऑलरेडी होने जा रही है, कुछ ऑलरेडी चिन्हित हैं जिन पे जो उसमें विधिक कार्रवाई हो रही है वो प्रचलित है। अच्छा, जैसे कृष्णवीर, करमवीर और बेलू, 3 इसके नौकर हैं, ये चीज़ कैसे पकड़ में आई कि 3 नौकरों के नाम 135 बीघे ज़मीन? उन्हें भी शायद पता होगा कि 135 बीघे ज़मीन नोएडा में मालिक है वो। जी, जब हमारी जानकारी में कुछ इस तरह के इंटेल आए तो हमने इनके बैंक अकाउंट खंगाले। तो ये जो 3 नौकरों का नाम बता रहे हैं ये इसी के गांव के रहने वाले हैं ओरिजिनली। तो इनके बैंक अकाउंट में पता चला कि इन तीनों का जॉइंट अकाउंट है जिसमें इन तीनों को अनपढ़ दिखा रखा है। तो वो जो जॉइंट अकाउंट, जो सह खातेदार है,
उनका ज्ञानचंद नाम है, वो यशपाल तोमर के ही ससुर हैं। फिर जब बैंक अकाउंट की डिटेल में घुसा गया, फिर पता चला कि कुछ जमीनें जो अथॉरिटी ने अधिग्रहण कर लिया था, उसका जो मुआवजा है, सारी चीजों को प्लॉट करके इतनी बड़ी जमीन को 3 लोगों के नाम जो इनके नौकर हैं कर रखा था यशपाल तोमर ने। हमारे सहयोगी सनुज बातचीत कर रहे थे और जानकारी दे रहे थे, और इस ऐतिहासिक कार्रवाई पर एबीपी गंगा की नजर है। 135 बीघा जमीन और इसका रेफरेंस देखिए, आपको बताया हमने कि 4 ताजमहल उतनी जमीन में बना करके तैयार किए जा सकते हैं। वहां कुर्की की कार्रवाई कैसे होती है ये आप देखिएगा। हमारे सहयोगी सनुज, आगरा से बड़ी खबर आ रही है, अवैध पेयजल कनेक्शन मिला तो मुकदमा दर्ज होगा। ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि शहर में बड़ी संख्या में अवैध कनेक्शन चल रहा था। अब इस पर एक्शन लिया गया है। पानी की बर्बादी की बड़ी वजह है अवैध कनेक्शन। तो जलकल विभाग और अवैध कनेक्शन करने वालों को अब नियमित करने का एक मौका दे रहा है। इसके बाद जुर्माना और मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई होगी। तो देखिए, जलकल विभाग की ओर से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। अवैध कनेक्शन, जो लोग पानी की बर्बादी करते हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अभी एक ये चेतावनी है, इसके बाद भी अवैध कनेक्शन मिला तो जुर्माना और मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई होगी। आगे बढ़े, लखनऊ से बड़ी खबर है, स्थायी डीजीपी की नियुक्ति के लिए आयोग को जल्द भेजे जाएंगे नाम। ये खबर सामने आ चुकी है। 30 साल की सेवा पूरी कर चुके यूपी कैडर के आईपीएस का नाम यूपीएससी को भेजा जाएगा। ऐसे ऑफिसर्स जिनका न्यूनतम कार्यकाल 6 महीने शेष बचा है, उनके नाम भेजे जाएंगे। और 1987 बैच के 3 आईपीएस ऑफिसर्स के नाम शामिल हैं। 1987 बैच के डॉक्टर आरपी सिंह, विश्वजीत महापात्रा और जीएल मीना का नाम शामिल है। 1988 बैच के 5 आईपीएस ऑफिसर्स का नाम भी शामिल है। और अनिल अग्रवाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर ये नाम भी सामने आ रहे हैं। आगरा से बड़ी खबर है, खुले में सीवर पर नालंदा बिल्डर पर 2.13 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। बड़ी अमाउंट पर ये जुर्माना लगाया गया है। एनजीटी के आदेश पर नालंदा बिल्डर्स पर ये जुर्माना लगाया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ये जुर्माना लगाया है। देवांशु बोस नाम के शख्स ने खुले में सीवर को लेकर के शिकायत की थी। अब बात हापुड़ की करते हैं। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के लिए गढ़मुक्तेश्वर एसडीएम अरविंद द्विवेदी ने बुलडोजर चलवाया। दरअसल हाईवे NH9 पर सरकारी जमीन पर दबंगों ने अवैध कब्जा करके ढाबे बना रखे थे। तो एसडीएम ने ढाबा मालिक को नोटिस देकर जगह खाली करने की बात कही, लेकिन जब नोटिस का जवाब नहीं आया तो अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया गया। देखिए कुछ इस तरह से। लगभग 25 बीघा ज़मीन है। इस सरकारी सड़क की ज़मीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण करते हुए अस्थायी रूप से ढाबे बना लिए गए थे, और इन लोगों को लगभग 1 माह पूर्व मैंने नोटिस दिया था कि आप लोग इसको हटा लिए, सरकारी ज़मीन है। न तो इन लोगों के द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत किया जा सका और न ही इनके द्वारा हटाया जा सका। तो जिलाधिकारी महोदया के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में गढ़मुक्तेश्वर की राजस्व विभाग की टीम, नगर पालिका की टीम और पुलिस की टीम संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इस अवैध अतिक्रमण को यहां से हटा रही है। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के पचायरा में अवैध खनन का गोरख धंधा चल रहा है। यहां नदी के बीचों बीच पोकलैंड मशीन चलाने की तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, इस क्षेत्र में जाना, वीडियो बनाना किसी खतरे से कम नहीं है, लेकिन हाथों में हथियार लेकर चारों तरफ पहरेदारी की जाती है। लोनी क्षेत्र के पूर्व बीजेपी विधायक रूप चौधरी ने ट्वीट के माध्यम से कल मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उच्च तमाम नेताओं से इस बात की शिकायत भी की है। ये मामला सामने आने के बाद डीएम गाजियाबाद ने देर रात टीम भेजी और ओवरलोडेड जो ट्रक थे उनकी जांच कराई।